नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसा कि लास्ट एपिसोड जो हमने पंचायती राज का देखा था, उस पंचायती राज में हमने मुख्य रूप से जो देखा वो था इसका बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या थे, इसमें कौन कौन से कमेटी का निर्माण हुई, उस कमेटी का क्या रिकमेंडेशंस रहा, हमारी गवर्नमेंट ने और खासतौर पे जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी थी, वह पार्लियामेंट्री कमेटी ने किस किस जो उस तरह जो रिकमेंडेशन दी गई थी वे सारे रिकमेंडेशन को उन्होंने फॉलो किया। और अंततः हमने फाइनली देखा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो पंचायती राज है या हम कह सकते हैं जो हमारे लोकल गवर्नेंस है, इस लोकल गवर्नेंस को लेकर के क्या उसके लिए प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है, ये सारी गतिविधियों को मैंने दिया। सारे हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के फैक्ट्स थे वो सारे चीजों को मैंने बताया था। एंड टुडे आई विल ट्राई माय बेस्ट to provide you the evolution, mean to say we can't talk only the local governance on the basis of पंचायती राज, क्योंकि केवल हमारा पंचायती राज ही हमारा जो लोकल गवर्नेंस का जो बॉडीज होता है ये नहीं होता, बल्कि इसके अलावा हमारे म्यूनिसिपैलिटी होती है, फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस भी होती है। इसके लिए क्या हमारा संविधान में प्रोविजंस हैं, वे सारे प्रोविजंस की भी हम चर्चा करेंगे। और जहां तक मुझे विश्वास है, एज आई ट्रस्ट, कि पिछला एपिसोड से आपने बहुत सारे चीजों को गेन भी किया होगा। और ये हम सेकंड एपिसोड आपको पंचायती राज का दे रहे हैं, खासतौर पे लोकल गवर्नेंस जो हमारी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पे हम दूसरी एपिसोड बना रहे हैं। और आज का भी एपिसोड बहुत इंजॉयबल होगा, ये बहुत ज्यादा आप फ्रूटफुल भी कर सकते हैं। और ये जो हमारे एपिसोड होगी, ना केवल पिछला एपिसोड, अभी का एपिसोड आप देखेंगे तो दोनों को आप देखेंगे कि ना केवल पीटी के लिए बल्कि मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देर नहीं करेंगे, हम आज का अपना टॉपिक, आज का जो हमारी क्लास एक्टिविटीज है वो सारी चीजों को आज हम प्रोवाइड आपको करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारे क्लास है वो हमारा है एवोल्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी का मतलब क्या होता है? म्युनिसिपैलिटी का मतलब होता है नगर पालिका। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे नगर पालिका ये सारे कैसे एवोल्यूशन हुए, यानी इसकी क्या बैकग्राउंड हुए, कैसे कैसे हमारे फॉर्म में या संवैधानिक जो हमारी विचारधारा है उसमें कैसे कैसे आया, ये सारे एक्टिविटीज को वी विल डिस्कस हियर। ओके, तो सबसे पहले हिस्ट्री देखा जाए तो 1687 1687 में मद्रास, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है, ठीक है, और जब से वो हम कह सकते हैं कि 1773 का जो हम रेगुलेटिंग एक्ट देखा, फिर हम देख सकते हैं कि 1665 ईस्वी में मुख्य रूप से महारानी को यहाँ पर जो दीवान का अधिकार दे दी जाती, तो वो जो खासतौर पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक केवल मोटो थी यहाँ पर ट्रेड करना, एक बिजनेस करना। और जैसे ही उनको दीवान का अधिकार मिलता है, दीवान मीन टू से राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिसेस, ठीक है, तो जब उनको इस तरह के जब अधिकार मिल जाती है तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि वह भारत में ना केवल व्यापार करते हैं बल्कि धीरे धीरे वो अपना पांव पसारना शुरू करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि चाहे वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो, चाहे हमारा इकोनॉमी का पार्ट हो, चाहे हमारा कॉमर्शियल बैकग्राउंड हो, ये सारे चीजों में कहीं ना कहीं अपने आप को इंटरफेयर करना शुरू कर देता है। और ठीक हम कह सकते हैं कि उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और जैसे जैसे भारत के क्षेत्रों को ऑक्यूपाइड करना शुरू किया, तो उस समय भारत में मुख्य रूप से तीन हमारे पास प्रेसिडेंसीज थे। वह एक हमारा बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये तीन हमारे पास प्रेसिडेंसी थे। या आप ये भी देख सकते थे कि जब भारत में बैंकिंग सिस्टम का निर्माण हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने भारत में बैंकिंग सिस्टम का विचार लाया। और ये भी हमारा कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के देन है कि बैंकिंग सिस्टम हुआ है, इंश्योरेंस, एलआईसी या जीआईसी की हम बात करें, ये दोनों जो हमारे कंसेप्ट, तीनों कंसेप्ट जो थी, यह मुख्य रूप से हमारा ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में लाई गई। तो इस गतिविधि के यदि आप देखिएगा तो इस फॉर्म के आधार पर हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जो हमारे तीन प्रेसिडेंसीज भारत के थे, तीनों प्रेसिडेंसीज में अनेकों अनेक प्रकार के एक्टिविटीज विच वाज इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। लाइक दैट 1687 में हम कह सकते हैं मद्रास जो है सबसे पहला नगर पालिका भारत में, सॉरी म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन थी, है ना, तो हम कह सकते हैं सबसे पहला भारत में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम इसको कहेंगे, तो 1687 में सबसे पहले मद्रास को बनाया जाता है। दीज आर ओनली फैक्ट्स, याद रखेंगे एग्जाम के लिए आपको केवल हम फैक्ट्स बेस्ड दे रहे हैं, यानी दीज आर द बैकग्राउंड। ठीक है, उसके बाद हम इसकी पूरी हिस्ट्री पर हम चर्चा करेंगे। 1726 की बात हम करें तो 1726 यानी 1726 में बॉम्बे और कोलकाता, ये दोनों और जो प्रेसिडेंसी हमारे बच गए थे, ये दोनों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ भी कह सकते कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई, यानी यहाँ पर भी निर्माण कर दिया गया। 1870 आपको पता है कि 1872 में सबसे पहले हमारे यहाँ सेंसस आया था लॉर्ड मेयो के शासन में, और 1870 में लॉर्ड मेयो की एक रेजोल्यूशन आई थी और वह था फाइनेंशियल
डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर। डिसेंट्रलाइजेशन जो का मतलब क्या होता है, विकेंद्रीकरण। विकेंद्री का मतलब जो एक हमारे पास पावर्स है, ये पावर को हम क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइज करेंगे, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, छोटे छोटे यूनिटों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो एक हम कह सकते हैं यूनिट किसी भी चीजों को करने में असमर्थ है, तो क्या होगा कि छोटे छोटे जो यूनिट्स होंगे उनकी कोलाबोरेशंस के आधार पर इसको हम बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करना शुरू कर देंगे। तो उस तरह से हम कह सकते हैं जो मात्र एक हमारे पास प्रोविंस प्रेसिडेंसी थी उसको उन्होंने 3 भागों में बांट दिया, जैसे कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक उसी प्रकार कह सकते हैं 1870 में जो हमारा फाइनेंशियल जो कह सकते हैं लॉर्ड मेयो का जो एक रेजोल्यूशन आई थी, उसमें फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का उन्होंने कंसेप्ट को लाया। 1881 से हम लोग जैसा कि देखते हैं कि भारत में प्रत्येक 10 साल पे जनगणना शुरू होता है। प्रत्येक 10 साल पे एक कॉन्सेप्ट जो थी लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रोविजंस लाए गए थे। लेकिन क्या हुआ कि 1882 में हम कह सकते हैं कि लॉर्ड रिपन का जो रेजोल्यूशन था उसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा कह सकते हैं कि जो स्थानीय स्तर पर जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं रोचक एक बदलाव करने वाला जो कंसेप्ट थी, या उसको कह सकते हैं उसको जो कॉन्स्टिट्यूट करने की जो कोशिश किया गया, वह मुख्य रूप से लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। इसीलिए लॉर्ड रिपन इज आल्सो नोन टू बी द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसलिए उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, और उनकी जो प्रोविजंस है, इनको रेजोल्यूशन थी, उस रेजोल्यूशन को मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो ये चीजों को आप मुख्य रूप से इसको मैं स्टार लगा देता हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फैक्ट्स इंपोर्टेंट हो सकते हैं। 1907 में 1907 में हम देख सकते हैं कि एक रॉयल कमीशन ने आया, और रॉयल कमीशन किस लिए आया, तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए आया, यानी यहाँ पर भी हम कह सकते हैं विकेंद्रीकरण की बात की गई। 1919 यानी 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बनी थी, उस समय क्या हुआ कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो था उसको बनाया गया, खासतौर पर जो ट्रांसफरेबल जो हमारा सब्जेक्ट थी उसको, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देखें तो उस समय हमारे पास 3 हमारे पास लिस्ट आई थी, एक फेडरल लिस्ट था, स्टेट लिस्ट था और कंकरेंट लिस्ट थी। तो अभी जो हम फेडरल लिस्ट को हम लोग यूनियन लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उस समय यह कह सकते हैं कि ऑब्जर्व की गई कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट होगा जो सुप्रीमो के पास होगा, या कह सकते हैं सेंटर के पास होगा, और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो छोटे छोटे जो हमारा यूनिट्स हो रहे हैं, जो प्रोविंसेस हो रहे हैं, जो प्रिंसलीज जो स्टेट्स थे, उनके कंसिडरेशन में इसको दिया जा सके। और इसी को लेकर के कुछ ऐसे हमारे पास विषय वस्तु थे जिसको उन्होंने ट्रांसफर्ड कर दिया। ठीक है, तो 1924 में हम देख सकते हैं कैंटोनमेंट एक एक्ट लाया गया, और उसके बाद 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत में आई, इसमें हम देख सकते हैं कि जो लोकल हमारी गवर्नमेंट थी इसको एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट का दर्जा दे दिया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा लोकल गवर्नमेंट था, तो लोकल गवर्नमेंट को सबसे पहले जो प्रोविंशियल कह सकते हैं प्रोविंशियल सब्जेक्ट के रूप में जो स्टेटस देने का जो काम किया गया, वह हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के अंतर्गत की गई। अब हम इसकी इस एपिसोड के अंतर्गत अब हम देखेंगे कि पंचायती राज को, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि जो 73वां हमारा संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ठीक है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पंचायती राज को हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिए। ठीक है, तो अब बात होता है कि भारत के संविधान की यदि बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस खासतौर पर पंचायती राज को लेकर के क्या है, ये चीजों को भी हम लोग जाने, क्योंकि एग्जाम के लिए हमें बहुत ज्यादा फैक्ट भी जानना होगा, और यदि आपके पास फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं तो मायने सी बात है कि आप मेंस में उसको आराम से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं रूरल जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, तो रूरल लोकल जो हमारा सेल्फ गवर्नमेंट होती है, इसको सबसे पहले हम स्टेटस जो संवैधानिक स्टेटस जो दी गई, वह हमारा 92 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको दिया गया। इसमें शेड्यूल 11 को जोड़े, यानी इंडेक्स 11 हमारा जो शेड्यूल मतलब अनुसूची आप कहेंगे, 11 इसमें शेड्यूल है जिसमें 29 फंक्शंस को इसमें लाया गया, इंक्लूड की गई। और इसमें हम देख सकते हैं कि पार्ट जो हमारा है 9 आ जाती है, और आर्टिकल 243 से का 243 का ओ तक आता है, यानी ए से लेकर के ओ तक हमारे पास टोटल हमारे भारत के संविधान में प्रोविजंस की गए हैं, और दिस प्रोविजंस आर कंसिडर्ड टू बी द पंचायती राज। ठीक है, तो भारत आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंचायती राज कौन से शेड्यूल में है, तो 11वां, ठीक है, कौन सी पार्ट में है, तो 9वां, आर्टिकल कहां से कहां है, तो 243 से 243 का ओ तक है। ठीक है, इसमें टोटल कितने फंक्शन शेड्यूल में किए गए, तो 29 इसमें फंक्शंस को इंक्लूड किए गए। अब इस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हमारा आर्टिकल है पंचायती राज को लेकर के, वह 3 है।
243 का GHI है, तो GHI आराम से आप याद कर सकते हैं क्योंकि हमारा सीरियल नंबर है, ठीक है। और तीनों में क्या है, 243 243 तीनों में है। 243 का जी में क्या है, अथॉरिटी है। अथॉरिटी का मतलब पंचायती राज के क्या क्या अधिकार दिए गए, ठीक है, क्या क्या उसका विशेषाधिकार दी गई है। आर्टिकल 243 का एच में देखिएगा, रिप्रेजेंटेशंस के बारे में चर्चा है। रिप्रेजेंटेशंस का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, ठीक है। 243 का आई में आप देखेंगे तो फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन में हमारा दो होता है, एक हमारा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन हो जाता है, एक हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन हो जाता है। तो दोनों के जो रिकमेंडेशन होंगे और दोनों के द्वारा जो फंडिंग या कर सकते हैं, जो फंड का जो एलोकेशन होगा, ठीक है, क्यों होगा, तो जो हमारा लोकल जो सेल्फ गवर्नेंस है, इसको हम किस तरह से एक स्टेबिलिटी दे सके, उसको कैसे हम एम्पावर्ड कर सके। तो समय समय पर हम कह सकते हैं इस पे स्टडी भी की जाती है और समय समय पे हम कह सकते हैं इस पे कार्य प्रणाली को भी प्रतिस्थापित की जाती है। अब हमारा होता है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा जो होता है, कहा जाता है कि यह जो होता है एक हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक सिंबल के रूप में इसको जाना जाता है, ग्राम सभा को। सबसे पहली बात, इसमें क्या होते हैं, सारे वोटर्स होते हैं उस गांव के, ठीक है, उस पंचायत के, तथा उनके सारे मेंबर्स भी होते हैं। और इनकी जो फंक्शंस होती है वह जो स्टेट होती है, जो राज्य होता है, तो राज्य का जो हमारा विधायिका होता है, तो राज्य की विधायिका के अनुरूप जो होता है उनको डिटरमाइंड की जाती है, यानी राज्य की जो विधायिका है उसके अनुरूप ही वो हर काम को करेंगे, हर सारे स्टेप्स को लेंगे, वह किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास 3 टीयर्स का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था बलवंत राय मेहता जी के द्वारा, उसमें क्या क्या हुए। तो यदि हम 3 टीयर्स की बात करें तो पंचायती राज में हमने देखा था कि विलेज लेवल जो होगा, ठीक है, तो वहां पर हमने ग्राम पंचायत देखा था, फिर ब्लॉक लेवल पे हमने पंचायत समिति देखा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो थी वहां पर हमने जिला परिषद को देखा था। और ये जो 3 टीयर या 3 स्टेजेस ऑफ द पंचायती जो राज थी, यह मुख्य रूप से बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन में इसको लाई गई थी। अब हम बात करेंगे कि जो 3 टीयर हमारा जो पंचायती राज का जो सिस्टम दी गई, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसमें क्या क्या बातें हैं और क्या इसमें लायबल है। तो सबसे पहले इसमें क्या होती है कि पंचायती राज की जो स्ट्रक्चर होती है, यानी जो संरचना होती है, उसमें एक हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मिटी को लाने की कोशिश की जाती है। और वो किसके द्वारा लाई जाती है, तो देश के नागरिक के द्वारा, तथा देश की हमारी संप्रभुता जो है, देश की जो हमारा एकता है, उसके अनुरूप इसको कार्य की जाती है। इसमें क्या होते हैं कि इसमें गांव हो जाते हैं, इंटरमीडिएटरी हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, ये सारे जो होते हैं पंचायत लेवल के अंतर्गत ये सब काम करते हैं। दूसरी बात होता है कि स्टेट का जो पॉपुलेशन, यानी हम कह सकते हैं कि जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, ध्यान देंगे, जिनकी जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वह कभी भी इंटरमीडिएट लेवल पर कभी भी पंचायती राज या पंचायत को कंस्टिट्यूट नहीं कर सकता। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से राज्य हो सकते हैं जो इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायत का गठन नहीं कर सकता, तो कह सकते हैं हैविंग पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख, 20 लाख से ज्यादा जिनकी जनसंख्या नहीं होगी। साथ ही साथ जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं वह डायरेक्टली जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। डायरेक्टली मतलब वो जनता के द्वारा उनकी मतदान होती है, जनता के द्वारा उनको वोट की जाती है, जनता के द्वारा उनको डायरेक्ट चुनाव किया जाता है, ठीक है। तथा हम कह सकते हैं सारे जो इंस्टीट्यूट ऑफ जो हमारे गवर्नमेंट की जो बॉडीज है उनके द्वारा, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें कार्य प्रणाली को की जाता है। इसका जो चेयरपर्सन होता है, खासतौर पे हम बात कर रहे हैं पंचायत का, तो पंचायत में जो चेयरपर्सन होते हैं इनको इलेक्टेड किया जाता है, यानी उनका भी निर्वाचन की जाती है ऐसे तरीका से जो कि हमारा एक राज्य सरकार की जो विधेयक है, जो लेजिस्लेचर है, उसके अनुरूप की जाती है, जो भी वहां पर प्रेस्क्राइब की गई है उसी के अनुरूप उनको की जाएगी। रिजर्वेशन की बात करें, आरक्षण की बात करें, तो हमारा 3 टीयर जो या 3 लेवल्स ऑफ द पंचायती जो राज है, वहां पर मुख्य रूप से हम कह सकते हैं एसटी और एससी, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल जो ट्राइब्स हैं, तो उनकी जनसंख्या के आधार पर, उनकी ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन के आधार पर उनका सीट जो होता है वहां पर आरक्षित होता है, रिजर्व होता है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए 33%, यानी कह सकते हो वो 1/3, 1/3 सीट जो होती है महिलाओं के लिए वहां पर रिजर्व होता है। लेकिन हमने आपको बताया था कि 2009 से यह 33% से लेकर बढ़ करके 50% हो गया। और ये भी 50% जो हुआ, सबसे पहले इसमें इंक्रीमेंट करने वाले या प्रोविजंस लाने वाले भारत के राज्यों में हमारा बिहार सरकार हुई, ठीक है। तो बिहार सरकार ने सबसे पहले महिलाओं को पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन दे चुकी है। इसका अब देखते हैं कि रिजर्वेशन जो होती है शेड्यूल कास्ट,
तो इसमें कुछ एप्लीकेबल और अनएप्लीकेबिलिटी भी है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन का प्रावधान जो है मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में नहीं किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर रिजर्वेशन जो है खासतौर पर शेड्यूल कास्ट के लिए पंचायती राज में वो अप्लीकेबल नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसलिए यहाँ पर भी आपको मैं 3 स्टार मार देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसका ड्यूरेशन जो होती है खासतौर पर हमारा पंचायती राज का वो 5 साल का ड्यूरेशन होता है। ठीक है, पंचायत को जो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है आफ्टर प्रीमेचर डिसोल्यूशन, यानी यदि मान लिया जाए कि हमारा पंचायती राज चल रहा है और सारे के सारे मान लीजिए सदस्य यदि रेजिग्नेशन दे देते हैं या किसी तरह से वो सीट खाली हो जाती है, तो पंचायत के लिए इस जिम्मेवार पंचायत के लिए ये जो खाली सीट हुआ इसको फुलफिल करने के लिए या पुनः निर्वाचन कराने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए मुख्य रूप से जो हमारा अकाउंटेबल होगा वो हमारा राज्य सरकार होगी। ठीक है, तथा राज्य का जो हमारा इलेक्शन कमीशन होगा उनके अनुरूप या उनके कंसिडरेशन में दिस एक्टिविटीज कैन बी हेल्ड। ओके, और इस आधार पर यदि हो जाता तो 6 महीना के अंदर उनको जो है वहां पर निर्वाचन कराया जाता है, करा दी जाती है। ठीक है, लेकिन रेमन्स जो ऑफिसर्स होते हैं वो सारे इसके अंतर्गत काम करते रहते हैं। अब इसके लिए हम कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करें। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे यहाँ वोट देने का जो अधिकार है, तो 61st यदि हम देखते हैं 61वां जो हमारा संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, इसमें हमने देखा कि जो हमें वोट देने का अधिकार 21 साल था इसको घटाकर हमने 18 ईयर्स कर लिया, 18 साल हमारा हो गई है। जो भी देश के नागरिक 18 साल एज कंप्लीट कर लिया है वह वोट दे सकता है ना, वोटर लिस्ट में उनकी नाम दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन अब डिस्क्वालिफिकेशन यानी क्या क्या ऐसी गतिविधि होगी जब वो फुलफिल नहीं करेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाइड कर दी जाएगी। पंचायती राज के मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला इसके लिए तो है कि 21 साल एज होना चाहिए जिस व्यक्ति के पास वन हु गॉट 21 यानी 21 ईयर ओल्ड दे कैन बी मेंबर ऑफ द पंचायती राज। तो पंचायती राज का मेंबर हो सकते हैं तथा इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम कब डिस्क्वालीफाई करेंगे उस चीजों को भी थोड़ा जान जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए किसी भी प्रकार की जो हमारा लॉ है, ठीक है, वह सबसे पहला हम कर सकते हैं वो फर्स्ट फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्शन। तो भारत की जो हमारा लेजिस्लेचर है खासतौर पर राज्य सरकार की जो हमारा विधेयक तो उससे वो कंसर्न करता है, उसके अनुरूप जितने भी एक्टिविटीज होंगे उसी के अकॉर्डिंगली हमें काम करना होता है। दूसरी बात कि राज्य सरकार के जो लॉ है उसके आधार पर हम कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि यदि आपका 25 साल और 25 साल से कम यानी यदि 21 ईयर तक आपका एज हो रहा है तब तो यू आर एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ पंचायती राज। लेकिन यदि 21 साल से आपका कम हो रहा है देन यू आर नॉट एलिजिबल। स्टेट कमीशन जो होती है खासतौर पे हमारा राज्य की जो हमारा निर्वाचन आयोग होता है उसके लिए आर्टिकल 243 के में कुछ प्रावधान किए गए। ये पॉइंट को आप याद रखिए क्योंकि अभी हमारे बिहार में इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, पंचायती राज का इलेक्शन होने वाला, जैसा कि पिछले रात का जो अभी इंफॉर्मेशन आई है उसमें बिहार सरकार ने भी कहा है कि मैं किसी भी प्रकार के जो खासतौर पे इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होंगे या जो इम्प्लॉयज होंगे उनको अभी किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है ड्यू टू कोविड-19। लेकिन सरकार इस पे काम करेगी, बहुत जल्द अनाउंस भी करेगी। अभी इसके लिए हम कह सकते हैं इसको डिले किया जा रहा है ड्यू टू कोरोना। ठीक है, तो आर्टिकल 243 आर्टिकल 243 का के जो हमारा राज्य के जो निर्वाचन आयोग है उसके लिए क्या प्रावधान लाती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे राज्य में जो इलेक्शंस होता है, पंचायत में जो इलेक्शंस होता है वो पूरा का पूरा जो कंडक्ट करता है वो कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। ये पॉइंट को याद करेंगे। ठीक है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होती है उनके पास भिन्न भिन्न प्रकार के इस तरह के अथॉरिटीज होती है, पावर्स होती है और राइट्स होती है। दीज आर कंप्लीटली कह सकते हैं उनमें इन्वेस्टेड होती है। ठीक है, दूसरी बात की कुछ ऐसे टेन्योर ऑफिस का जो टेन्योर्स और कंडीशन जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आती है और वो जो होती है राज्य सरकार के कंसिडरेशन के आधार पर उसको डिटरमाइंड की जाएगी। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि राज्य के जो राज्यपाल होंगे वो इसको कंसिडर करेंगे, वो इसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस को देंगे। अब क्या होती है कि जो हमारा स्टेट जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी यदि रिगार्ड में देखा जाए तो कुछ ऐसे भी हमारे सर्विस प्रोवाइडिंग का जो कंडीशंस होते हैं है ना वो वैलिड नहीं करते हैं और उसके कारण हम कह सकते हैं कि वो डिसएडवांटेज का जो फायदा उठाते हैं तो ऐसे परिस्थिति में उनके अपॉइंटमेंट रद्द कर दी जाती है। ठीक है, अब इस आधार पर हम यदि देखें तो जो हमारा राज्य है या कह सकते हैं जो हमारा पंचायत है तो पंचायत के कुछ हम कह सकते हैं पावर्स दिए गए हैं, कुछ फंक्शंस हैं, कुछ फाइनेंशियली फंक्शंस हैं स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत, उनके लिए कुछ प्रावधान
की गई है। तो प्रश्न होता है कि विच टाइप्स ऑफ पावर्स हैज बीन गिवन टू पंचायती राज, विच टाइप्स ऑफ फंक्शंस कैन बी कैरिड आउट बाय पंचायत, एंड व्हाट इज द मेन मोटो बिहाइंड द फाइनेंशियल funding which can be given by a state finance commission as well as सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। तो हमारा केंद्र का जो वित्तीय कमीशन होता है यानी, और राज्य का जो हमारा वित्त कमीशन होता है, तो इनके लिए जो प्रावधान है ये क्या करती है, ये क्या क्या दे सकती है। तो इसमें हमने देखा था कि हमारा जो टोटल शेड्यूल से 11 शेड्यूल में हमने देखा था कि 29 या 29 इसमें हमने सब्जेक्ट्स को देखा था, मैटर्स को देखा था। और यह जो होता है 11वां शेड्यूल के अनुसार हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि यह जो है पंचायत को ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है। यानी पूर्ण रूप से इसको पंचायत को इसके लिए हम कह सकते हैं एलोकेट कर दी जाती है, या कह सकते हैं पंचायत को इसके लिए मुख्य रूप से एलिजिबल बना दी जाती है। और क्या इसके पीछे रीजंस क्या है कि जो भी उस पंचायत का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ध्यान देंगे, तथा उनकी और जो स्ट्रेटेजिकल प्रोग्राम हो गए, प्लान्स होंगे, खासतौर पर उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशल जस्टिस के लिए वह इसमें प्लान तैयार कर सकते हैं तथा इम्प्लीमेंटेशन को ला सकते हैं, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, यदि हम फाइनेंस की बात करें तो इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, राज्य का जो हमारा विधायिका होती है, वो ऑथोराइज दे सकती है, अधिकार दे सकती है पंचायत को कि वह टैक्स लगाए, ठीक है, वह असाइन करे, कलेक्टेड रेवेन्यू भी करे, यानी रेवेन्यू को भी कलेक्शंस कर सके राज्यों से, तथा स्टेट को ग्रांट्स भी दे सके। मतलब जो फंड उन्होंने मुहैया कराया, जो फंड उन्होंने एक जगह स्टोर किया, उसको आगे जाकर के राज्य सरकार को मुहैया करेगा, यानी राज्य सरकार को देगा, ठीक है। स्टेट जो फाइनेंस कमीशन होती है, राज्य का जो हमारा वित्त आयोग होता है, वो क्या कहता है, तो इसमें सबसे पहले इसकी जो नियुक्ति होती है, या नियुक्ति हमारा राज्य के राज्यपाल के द्वारा होता है, गवर्नर के द्वारा होता है, ठीक है। और ये प्रत्येक 5 साल में होती है, जैसा कि केंद्र में भी आप देखिएगा, तो केंद्र के भी जो हमारा फाइनेंस कमीशन का जो गठन होता है वो 5 साल पे होता है। इसका मुख्य रीजन क्या होती है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो टैक्स की जो एलोकेशन होती है या डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा होता है, या कह सकते हैं कि टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर यदि किसी प्रकार का डिस्प्यूट होती है, ठीक है, तो वे सारे समस्याओं को सुलझाने के लिए मुख्य रूप से फाइनेंस कमीशन का निर्माण की जाती है। ठीक उसी तरह स्टेट जो फाइनेंस कमीशन है, तो कुछ आपने सुना होगा कि आदर्श पंचायत कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो पंचायत, तो कहाँ पर क्या मतलब कह सकते हैं लैकनेस है, क्या अभी भी कमजोरियां हैं, चुनौतियां हैं, ये सारे चीजों को स्टडी करना तथा उसको फंड एलोकेट करना इनका मुख्य रूप से काम होता है, तथा सरकार को इसके बारे में अवेयर भी करना इनका एक मुख्य रूप से काम होती है, ठीक है। तो प्रत्येक 5 साल पे कह सकते हैं कि राज्यपाल के द्वारा राज्य का फाइनेंस कमीशन का निर्माण की जाती है। इसमें कॉम्पोजिशन यानी इसमें कौन कौन होते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो इसका मुख्य रूप से किसी भी प्रकार का ओपिनियन नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा राज्य की जो विधायिका है उसके अनुरूप जो भी इसमें प्रोविजंस रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं, उसी के अनुरूप उनकी कंपोजिशन की जाती है तथा उनकी क्वालिफिकेशंस होती है। सेंट्रल जो हमारा फाइनेंस कमीशन होता है वह रेकमेंड कर सकती है टू मेजर आर्गुमेंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड की जो हमारे पास संचित निधि है, तो संचित निधि में हम कितना ऑगमेंट करें, ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, तथा मेजर्स करना, और स्टेट को साथ ही साथ वो सप्लीमेंट करते कुछ ऐसे रिसोर्सेज को जिसके द्वारा जो राज्य के जो हमारा पंचायत है उसको हम कैसे बूस्टअप कर सके तथा स्टेबिलिटी को दे सके। कुछ और अलग भी प्रोविजंस हैं, उस प्रोविजंस को भी आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी प्रोविजंस जैसे ऑडिट और अकाउंट से रिलेटेड हमारा कुछ प्रोविजंस हैं, जिसमें कह सकते हैं कि स्टेट जो हमारा लेजिस्लेचर होता है वह मुख्य रूप से बहुत इसके लिए डिटरमाइन होता है या रेस्पॉन्सिबल होता है। इलेक्शन जो हमारा पेटिशनर्स होते हैं, इलेक्शन जो पेटिशंस दिए जाते हैं, ये भी हमारा स्टेट लेजिस्लेचर के अधीन होता है या डिटरमाइन करता है। एप्लीकेशन जो होते हैं खासतौर पर यूनियन टेरिटरीज के लिए जो अप्लीकेबिलिटी होती है, या राष्ट्रपति इसके लिए अप्लाई करती है एक प्रोविजन जिसमें कुछ सर्टेन एरियाज को वो एग्जेम्प्ट भी करती है। जैसा कि आपने देखा होगा भारत के कुछ ऐसे हैं, जैसे आप कह सकते हैं फ्रीलांस के अंतर्गत जैसे लाया जाता है, ठीक है। तो भारत में जैसे आप कह सकते हैं कुछ भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते, जिस तरह से हमारे 370 धारा जो जम्मू कश्मीर से स्टडी हमने देखा, फिर आर्टिकल 15 को हमने देखा। तो जैसे जम्मू कश्मीर में हमारे पास 2 नागरिकता थी,
वहां का 2 झंडा था, वहां आप जमीन नहीं खरीद सकते, जॉब नहीं कर सकते, इत्यादि इत्यादि समस्याएं थी। ठीक उसी तरह भारत के नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इनर लाइन परमिट अप्लीकेबल है, इनर लाइन परमिट वहां पर कर सकते इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, तो वहां पर आपको एंट्री लेने के लिए वहां पर आपको सबसे पहले परमिट लेना होगा, वहां आप जमीन नहीं खरीद सकते, वहां पर आप बस नहीं सकते हैं। और वो भारत के जो क्षेत्र है वह नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, और कुछ हिलीज एरिया है जैसे मणिपुर हुए, दार्जिलिंग हुए। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पर आप डायरेक्ट जमीन नहीं खरीद सकते, डायरेक्ट बस नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे प्रावधान है। क्यों? इसके लिए उनको कुछ छूट दी गई। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो अपनी कल्चर है, ठीक है, उनकी जो अपनी एक ट्रेडिशनल जो कह सकते हैं उनकी जो आप कह सकते हैं कि विरासत है, तो उनको लगता है कि इसमें यदि बाहरी कोई आदमी इंटरफेयर करता है, यदि इन्वॉल्व होता है, तो इस पे एक बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। ठीक है, जिसके कारण वो अपनी परंपरा, अपनी कल्चर इत्यादि को बचाना चाहते हैं, जिसको लेकर के सरकार से उन्होंने कुछ रिकमेंड करवा ली है, और इसको लेकर उनको कुछ एग्जेम्प्टेड पावर्स भी दिए जा चुके हैं। तो यदि हम पेशा एक्ट 1996 की यदि बात करें, तो इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा पार्ट 9th है, इसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं, खासतौर पर ये प्रोविजंस हमारा 5वां जो शेड्यूल में जो एरियाज आते हैं, खासतौर पे हम नागालैंड बात कर रहे हैं, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और दार्जिलिंग ये सब क्षेत्र को, तो यहाँ पर ये कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशंस ऑफ दिस प्रोविजंस विद सर्टेन मॉडिफिकेशन शेड्यूल्ड एरिया, क्योंकि कुछ शेड्यूल्ड एरिया है और इनके पास जो कुछ प्रोविजंस जो है वो मॉडिफिकेशन के आधार पर उनको मिल गए हैं, तो वहां पर हम आप किसी भी प्रकार के इस तरह के काट नहीं कर सकते। सेल्फ रूल जो होती है वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का फ्रेमवर्क कंसिस्टेंट ऑफ द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, उनकी कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और इसको लेकर के उनको जो है यहाँ पर छूट भी दिया जा चुका है। तो ये चीजों को भी हमें जानना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि म्युनिसिपैलिटी 74th अमेंडमेंट क्या हुई। तो यदि हम म्युनिसिपैलिटी अमेंडमेंट की बात करें, तो म्युनिसिपैलिटी अमेंडमेंट जो हमारा एक्ट 1992 में आया, ये 74वां संविधान संशोधन के लिए आया, म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका। ठीक है, अब हम बात करेंगे नगर पालिका का। तो यदि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को आप देखते हैं, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इसको अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, जो शेड्यूल 12 में आता है। ठीक है, नगर पालिका हमारा 12 में आता है। इसमें टोटल 18 फंक्शंस दिए गए हैं। इसमें पार्ट 9 में आया, 9A में ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल जो 243 का पी से लेकर के 243 का जेड तक है, जो हमारा म्युनिसिपैलिटी की चर्चा करता है। इसमें सबसे ज्यादा आर्टिकल जो है ये आपको याद कर, सब में 243 इतना याद रखें, WXYZ, और फिर जेड के साथ ZD और ZE है। ये आप 5 जो है मुख्य रूप से आप यदि आर्टिकल को याद करते हैं तो आपका म्युनिसिपैलिटी क्लियर हो जाती है। तो 243 का W में अथॉरिटी है, X में रिप्रेजेंटेशन, Y में फाइनेंस कमीशन, और ZD में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, D फॉर डिस्ट्रिक्ट भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, और E फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। यानी इस तरह से मुख्य रूप से 5 जो है म्युनिसिपैलिटी के लिए प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। अब यहाँ पर भी 3 हमारा टीयर्स चलता है, 3 टायर्स ऑफ द, जिस तरह से हमने देखा पंचायती राज में 3 टायर्स होते हैं, उसी तरह यहाँ भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि नगर पंचायत होता है, तो नगर पंचायत जो होते हैं यहाँ पर रूरल को अर्बन में ट्रांसफर करने की बात होती है। उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे वहां पर फैसिलिटी अच्छे होना कह सकते हैं कि प्रदूषण का कम होना, ट्रांसपोर्टिंग सही हो जाना, इत्यादि इत्यादि। जब फैसिलिटी, एजुकेशन अच्छा होना, तो ये सारे जब गतिविधि फुलफिल करते हैं, तो उस क्षेत्रों को धीरे धीरे क्या होता है कि रूरल से अर्बन की ओर उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करती है। कौन करता है? नगर पंचायत करता है। नगर पंचायत के पास अथॉरिटी होती है। दूसरा म्युनिसिपल काउंसिल होती है, ये स्मॉल अर्बन एरिया के अंतर्गत आता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है, यहाँ पर काउंसिल है, आप कॉर्पोरेशन ये लार्ज अर्बन एरिया की आता है, जैसे आप गया को ले लीजिएगा, जैसे आप पटना को ले लीजिएगा, तो ये सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आते हैं। ठीक है, एक वार्ड कमेटी होता है। तो वार्ड कमेटी जो होता है, इसको कहता है एग्जिस्ट ए पॉपुलेशन ऑफ कहीं भी म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी का मतलब होता है नगर पालिका, वहां पर यदि 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या होता है, तो रिमेनिंग ऑल द पंचायत, तो वहां पर सारे पंचायत की गतिविधि को फुलफिल करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे चीजों को हम वार्ड कमेटी के अंतर्गत लाए, जहां पर 3 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाती है, वो हमारा वार्ड कमेटी में आती है। जैसे आपने आप पटना में भी सुना होगा कि वार्ड कमेटी होते हैं, वार्ड पार्षद होते हैं, यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्शन इनकी कैसे होती है। तो म्युनिसिपैलिटीज जो होते हैं, खासतौर पे जो म्युनिसिपैलिटी मतलब जो नगर पालिका होती है, इनकी
जो नियुक्ति होती है, इलेक्शंस होते हैं, वह नॉमिनेशंस के आधार पर वो कुछ मेंबर्स के किया जाता है, ठीक है। नॉमिनेशंस के आधार पर की इसके मेंबर्स को किए जाते हैं और डिसाइड किया जाता है राज्य के जो हमारा अधिसूचना या राज्य का जो हमारा विधेयक उसके अनुरूप की जाती है। सीट जो होता है यहाँ पर भी एसटी एसी तथा महिलाओं के लिए रिजर्व की जाती है, एसटी एसी के लिए ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन की जाती है, और महिलाओं को 1/3 यानी 33% आप कह सकते हैं, इसमें भी प्रावधान महिला के लिए की गई, यानी 100 यदि टोटल मेंबर्स हैं तो उसमें 33 महिला रहना अनिवार्य है, कंपलसरी कर दी गई है। और यहाँ पर रिजर्वेशन का जो वे है यानी मैनर है वह होता है, तो हम कह सकते हैं जो चेयर पर्सन होते हैं तथा ओबीसी वाले जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये सारे को जो रिजर्वेशन का जो प्रॉफिट दी जाती है ऑन द बेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से उसको डिटरमाइन की जाती है, यानी राज्य की अधिसूचना के आधार पर की जाती है। इनकी फंक्शंस की बात करें जिसमें 12 शेड्यूल्स होते हैं, जिसमें 18 फंक्शंस हमने देखा, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इसको ट्रांसफर की जा सकती है म्युनिसिपैलिटीज को, ठीक है। कुछ अदर फंक्शंस होते हैं जैसा कि पंचायती राज में हमने देखा टैक्स रेवेन्यू, टैक्स का कलेक्शन करना, इत्यादि इत्यादि इसमें भी होते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा अर्बन गवर्नमेंट होती है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी हमारा 3 प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसको आप कहिएगा, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है बड़े बड़े शहरों का या सिटियों का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, जो जिसको क्रिएट किया जाता है स्टेट एक लेजिस्लेचर जो होती है उसके अनुसार। साथ ही साथ जो हमारा यूनियन, यदि हम यूनियन टेरिटरीज के फॉर्म में देखें तो राज्य की जो विधेयक होते हैं उसके आधार पर बड़े बड़े शहरों के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन को बनाया जाता है वह तो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। लेकिन यदि हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाती बल्कि वहां पर पार्लियामेंट उनके लिए बनाती है, ठीक है। और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा फ्रेमवर्क होता है यानी कार्य करने की जो इनकी गतिविधि होती है, ठीक है, प्रशासन की विचार जो होता है वह मुख्य रूप से मेयर के द्वारा, यानी मेयर इसका हेड होते हैं, किसकी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर, या जिसको आपने महापौर नाम सुना होगा। यदि बिहार की राजधानी पटना की हम बात करें तो वहां के महापौर सीता साहू है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी एक वहां पर होती है और एक हमारा म्युनिसिपल कमिश्नर भी वहां पर अपॉइंट किया जाता है, यानी ओवरऑल कह सकते हैं 3 इसमें मेंबर्स है, लेकिन ये सारे के जो हेड हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड हुए वो कौन हुए, मेयर हुए। तो इसलिए याद रखिएगा कि मेयर जो होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होते हैं। अब म्युनिसिपैलिटी जो नगर पालिका है तो इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वह टाउन्स तथा स्मॉलर सिटीज के आधार पर इसको बनाई जाती है, और ये भी राज्य की जो हमारा लेजिस्लेचर है उसके द्वारा इनकी कह सकते हैं फ्रेमिंग की जाती है। लेकिन और एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनकी फ्रेमवर्क होती है वह एक प्रेसिडेंट के द्वारा हेड किया जाता है, ठीक है, तथा इसमें भी एक स्टैंडिंग कमेटी होता है तथा एक सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। एक नोटिफाइड एरिया कमेटी होती है, इसका काम क्या है, नोटिफाइड एरिया कमेटी का ये जज करता है कि कौन सा क्षेत्र को अर्बन में ट्रांसफर किया जा सकता है, कौन म्युनिसिपैलिटी का क्षेत्र हो सकता है, कौन सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्षेत्र हो सकता है। तो जो भी पैरामीटर्स है सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा नोटिफाइड एरिया जो कमेटी है उसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो फास्ट डेवलपिंग, यानी कोई भी टाउन बहुत तेजी से यदि विकास कर रहा हो, ठीक है, तो वैसे परिस्थिति में करता है, या वी डज नॉट फुलफिल कंडीशंस फॉर द म्युनिसिपैलिटी, जो म्युनिसिपैलिटी की कंडीशंस को यदि फुलफिल नहीं कर रहा है तो ये सारे गतिविधि स्टैटिस्टिकल जो स्टडी होते हैं उसको स्टडी करने वाला नोटिफाइड एरिया कमेटी होता है, ठीक है। और एक गैजेटेड नोटिफिकेशंस के आधार पर इसकी कह सकते हैं कंस्टिट्यूट की जाती है, तथा यह इंटायरली नॉमिनेटेड होता है एक बॉडी के रूप में, ठीक है। तो ये चीजों को आप याद रखें। चौथा फॉर्मेशन को यदि देखें तो टाउन एरिया कमेटी होता है। ये सारे जो है खासतौर पे यदि आप बीपीएससी दे रहे हो तो वहां पर आपसे ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो टाउन एरिया एक नेटवर्क होता है या टाउन एरिया कमेटी होती है, क्या होता है, तो यह एक छोटे टाउन का एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में इसका देखा जाता है, ठीक है, या सेमी म्युनिसिपल अथॉरिटी कह सकते हैं जिसमें एक लिमिटेड फंक्शंस होते हैं, और इसका भी जो कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है वो स्टेट जो हमारा लेजिस्लेचर होता है उसके द्वारा किया जाता है, या तो पूरा इलेक्टेड हो सकता है या पूरा का पूरा नॉमिनेटेड हो सकता है, ठीक, या पार्टली कह सकते हैं इलेक्टेड भी हो सकता है और नॉमिनेटेड भी हो सकता है, प्रोवाइड द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट के विचार के अनुसार इसको किया जा सकता है। एक कैंटोनमेंट बोर्ड होती है। अब प्रश्न होता है कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है, तो एक्चुअली ये जो होता है हम कह सकते हैं कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिसके अंतर्गत ये काम करता है।
और इसकी जो नियुक्ति हुई थी, आप कह सकते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड का जो निर्माण हुआ था वह द कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के अनुसार इसको की गई थी। और इसकी जो कह सकते हैं जो कंस्टिट्यूट किया गया था वह एक लेजिस्लेशन के द्वारा की गई थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस जो सिविलियन या कह सकते हैं सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है हमारा कैंटोनमेंट एरिया का, ये दोनों की कह सकते हैं कोलाबोरेशन या दोनों की आप कह सकते हैं प्रयास इसको की जाती है। और यह मुख्य रूप से जो हमारा डेंस इलाका होता है या मिनिस्ट्री जो हमारा इसमें इलेक्टेड होते हैं या पार्टली जो नॉमिनेटेड होते हैं, इसके सारे सदस्य इसके सदस्य होते हैं, उनके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। टाउनशिप इसकी जो स्थापना की गई थी एक लार्ज पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा किया गया था, ठीक है। जो इसका मुख्य रूप से जो सिविक एमेनिटीज है यानी लोगों की जो एक फैसिलिटीज होना चाहिए उस फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए इसका निर्माण किया गया था, जो कि हम कर सकते हैं चाहे इसमें स्टाफ के द्वारा कराया जाए, कुछ वर्कर्स के द्वारा कराया जाए, और इसकी जो मेंबर्स होते हैं वह कोई इलेक्टेड नहीं होते, ये सबसे पहला याद रखिएगा। पोर्ट एक ट्रस्ट होता है, पोर्ट ट्रस्ट का जो इस्टेब्लिश किया गया था इसको भी एक पार्लियामेंट का एक्ट के द्वारा किया गया था, और इसका जो किया गया था एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए की गई थी, जहां पर हम कह सकते हैं पोर्ट्स के रूप दिया। इसमें कंसिस्टेंट यदि देखा जाए तो कुछ इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड भी मेंबर्स होते हैं, एज पर गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस कह सकते हैं। स्पेशल पर्पस यदि एजेंसी को आप देखते हैं तो इसमें देख सकते हैं कि इसको सेटअप जो की गई थी स्टेट के लिए, स्टेट के द्वारा किया गया था, खास तौर पे स्पेसिफिक पर्पस के लिए। कुछ ऐसे स्पेसिफिक पर्पस होते हैं, खास कुछ कह सकते हैं समस्याएं होती है उसको स्टडी करने के लिए, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं और उस आधार पर इसको क्या, लेकिन ये कोई ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम नहीं करता। अब इस फॉर्म को आप देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जो कमेटी होता है डीपीसी, तो डीपीसी का काम क्या है, तो ये सबसे पहले ये हमारा जो होता है इलेक्शंस का जो मोड होती है स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत इसको लाया जाता है। आर्टिकल 243 का डी में यदि हम देखते हैं तो यहाँ बताया जाता है कि यह एक कंसोलिडेट प्लान करता है किसके लिए, पंचायत के लिए, ठीक है, तथा म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, जो एक प्रिपेयर करती है कि हमें एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करना है वहां पर स्ट्रेटजिकल स्टेबिलिटी देने के लिए। सबसे पहली बात, यहाँ का जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो 4/5 जो मेंबर्स होते हैं डीपीसी का, डीपीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का, वो इलेक्टेड होते हैं किसके द्वारा, इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा, यानी जो टोटल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से उनकी नियुक्ति होती है, उन्हीं में से उनकी अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, और म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा। अब उस आधार पर देख सकते हैं कि 1/5 जो मेंबर्स होंगे उनको नॉमिनेट किया जाता है। इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं वो एक प्रोपोर्शनेट टू द रूरल एंड अर्बन, यानी दोनों के हम कह सकते हैं मुख्य रूप से जो औसत होता है, ठीक है, प्रोपोर्शन अनुपात जो होता है उस आधार पर इनकी नियुक्ति किया जाता है। अब हम मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी 243 का जेडई पे चर्चा करेंगे। तो 243 का जेडई जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, यह मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की क्या बात करती है। मेट्रोपॉलिटन मतलब दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, तो ये सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी एक ऐसी एरिया देश का जहां पर जो पॉपुलेशन है 10 लाख से ज्यादा होता है, वो आर्टिकल 243 का पी में इसके लिए इंक्लूड की गई है कि हम मेट्रोपॉलिटन एरिया किसको कहेंगे, तो जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है। दूसरी बात कि यह जो होता है एक डेवलपमेंटल जो प्लान होता है इसको ड्राफ्ट करता है, प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, ठीक है। और 2/3 जो इसके मेंबर होते हैं एमपीसी का, वह इलेक्टेड होते हैं बाय इलेक्टेड मेंबर्स, जो भी टोटल इसके मेंबर्स हैं उनमें से ही इनकी नियुक्ति होती है। और वो जो लोग होते हैं वो म्यूनिसिपैलिटीज का होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन भी होते हैं पंचायत के। और ऐसे सेंस में कह सकते हैं मेट्रोपॉलिटन जो हमारा एरिया होता है मेट्रोपॉलिटन, वह अमंग्स इन्हीं में से होते हैं। इसमें से 1/3 जो मेंबर्स होते हैं उनकी नॉमिनेशन के आधार पर उनकी अपॉइंटमेंट होती है, यानी नामित किए जाते हैं। इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं उनका भी रूरल तथा अर्बन दोनों की प्रोपोर्शनेट से इसको लाई जाती है। सेंट्रल जो हमारा काउंसिल ऑफ लोकल जो गवर्नमेंट होती है इसको देखें तो इसका जो निर्माण सबसे पहले 1954 में 1954 में किया गया था, और इसको हम कॉन्स्टिट्यूट जो कि आर्टिकल 263 के अनुसार इसको किया गया था, जो हमारा इंटर स्टेट काउंसिल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और यह जो होता है एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म है भारत का, और साथ ही साथ यह ऑर्डर हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के आधार पर इसको निर्माण किया गया था, जो कि एक हमारा एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करता है, एक सलाहकार या कह सकते हैं सलाह देने वाली एक संस्था के रूप में काम करती है। इसकी जो चेयरपर्सन होते हैं वह मुख्य रूप से यूनियन मिनिस्टर होते हैं, खासकर अर्बन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है।
इसकी जो कॉम्पोजिशंस होता है, तो इसमें मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट, भारत सरकार के जो कुछ मिनिस्टर होते हैं, है ना, कुछ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के भी मिनिस्टर्स होते हैं, ये दोनों की कह सकते हैं कोलाबोरेशन के आधार पर मुख्य रूप से इनकी नियुक्ति की जाती है। तो मुझे लगता है कि आज पंचायती राज, खास तौर पे पंचायती राज या हम लोकल जो गवर्नेंस जो आपको हमने बताया, दिस आए आपके लिए बहुत ब्रीफ में मैंने बताया, लेकिन ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आपकी कोशिश करना है कि इस चीजों को आप बहुत अच्छे से स्टडी करें, इसको देखें, कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप इसके जो बॉक्स होंगे, मैसेज बॉक्स में आप इस समस्याओं को रखें, उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा और आप इसको क्लियरली समझ भी गए हो। दिस मच इज एनफ फॉर टुडे। अगले वीडियो, अगले क्लास के लिए फिर हम आपसे मिलते हैं।